Assalamualaikum grade 6. How are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to another exciting lesson of OPE. Students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 6 को स्टडी कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं लेसन नंबर 10 की, जो कि है कुछ ग्रामर के पार्ट्स के बारे में। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। So my dear students, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है एक पोएम से रिलेटेड। अब पोएम को पढ़ने के लिए कुछ बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, उन बातों को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बातें हम डिस्कस करेंगे पोएम को पढ़ने के बिल्कुल बाद में। अब बच्चों एक बात को जरा गौर से देखें, पेज नंबर 140 के ऊपर आपकी ये पोएम दी गई है। आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी पेज 139 के ऊपर दी गई है, जिसको आपने स्किप करना है। वो 139 की एक्टिविटी ऐसी है जो अगर हम क्लास में होते तो हम मिल के वो सॉल्व करते, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम उस एक्टिविटी को स्किप कर रहे हैं। हम डायरेक्टली बात करेंगे पेज 140 से, जहां पर हमें उस पोएम को बाकायदा स्टैंजास और वर्सेस में दिया गया है। ठीक है, तो इस पूरी पोएम में कोई भी ऐसे वोकैबुलरी के डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है जिनको आपके साथ मैं डिस्कस कर सकूं। तो बच्चों आपका काम ये है, आपने क्या करना है, एक ह्यूमरस पोएम को स्टडी करना है। अब ह्यूमरस पोएम क्या होती है, मैंने आपको बताया था हम मूड्स और इमोशंस की बात भी कर रहे हैं। तो मूड्स और इमोशंस में हम बात करते हैं, अगर एक चीज बहुत फनी है जिसको पढ़ने के बाद आपको हंसी आए तो हम कहते हैं दैट इज अ ह्यूमरस टेक्स्ट। ह्यूमर का मतलब है मजाक। ठीक है, ह्यूमर का मतलब है मजाक। मैं ये वर्ड यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, the word I am saying is humor, H-U-M-O-R, humor, जिसका मतलब है मजाक करना। ऑलराइट, अब देखें ह्यूमर से ही वर्ड बना है ह्यूमरस। ये एक एडजेक्टिव है, ह्यूमरस पोएम, ऐसी पोएम जो क्या है, फनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। दिस पोएम इज कॉल्ड द अफ्रीकन लायन, यानी ये जो पोएम है किसके बारे में है, अफ्रीकन लायन के बारे में। हम एक दफा इस चीज को रिवाइज कर लें कि हम जो यूनिट स्टडी कर रहे हैं ये है लॉयंस और टाइगर्स के बारे में, यानी कि हमने वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड सारी बातों को डिस्कस करना है। एक और चीज मैं आपको बताती चलूं कि इस वाइल्ड लाइफ के साथ हम इमोशंस को भी देख रहे हैं। ठीक है, हमने बात की एक्सप्रेशंस की, वर्बल एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, और साथ साथ हमने मूड्स की बात भी की। राइट, तो हम एक्सप्रेशंस और इमोशंस को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आज इस इमोशन को लेके हम एक फनी पोएम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ह्यूमर, यानी हंसी मजाक। ठीक है, अच्छा, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूं कि इस पार्ट को करने से पहले आपका इस पोएम को रिसाइट करना, रीड करना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से इस वीडियो को कर दें पॉज और जाके उस पोएम को जल्दी से रीड करके, रिसाइट करके वापस मिस श्रद्धा के पास आ जाएं। वेल डन स्टूडेंट्स, आई होप आप अब तक इसको रिसाइट कर चुके हैं, आप जानते हैं कि पोएम्स को कैसे पढ़ना है। मैं ये बातें आपको पिछले लेसन्स में सिखा चुकी हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके बाद रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग की। रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कॉम्प्रिहेंशन के ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जिनको हमने यहाँ बोर्ड पे लिखा है आपकी बुक से देख के, और अब हम उनको मिल के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं और आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं जी। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के मुताबिक व्हाट डज द अफ्रीकन लायन एंजॉय ईटिंग। जो अफ्रीकन लायन है वो क्या एंजॉय करता है खाना सबसे ज्यादा। अच्छा जी, क्या सबसे ज्यादा वो क्या एंजॉय करता है, दी अफ्रीकन, लेट्स राइट द आंसर, दी लायन एंजॉयज, एंजॉयज एस लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंजॉयज ईटिंग बैड lads, या इसको आप लिख सकते हैं boys. He enjoys eating bad boys. Do you want to be a bad boy? No, nobody wants it. So be a good boy always. Okay, number 2. What does the lion do when he takes a bite of a good boy? जब वो lion क्या करता है, उस good boy की एक bite ले लेता है, तो वो क्या करता है, पोएम पढ़ी है ना, let's write the answer. The lion spits out यानी थूक देता है, the flesh यानी गोश्त या piece of meat जो उसके मुंह में था, the flesh of the
good boys, he calls it uneatable, यानी ऐसी चीज जिसको वो खा नहीं सकता। उसने कहा कि गुड बॉयज का जो मीट होता है वो क्या होता है, अनईटेबल होता है, उसको मजा ही नहीं आता खाने में। ऑलराइट, तो 2 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द वर्स्ट इंजरी दैट अ गुड बॉय विल सस्टेन फ्रॉम द लॉइन। अब वो ऐसी कौन सी चोट है, इंजरी का मतलब चोट, वो ऐसी कौन सी चोट है जो लॉइन से मिली है और गुड बॉय उसको सस्टेन करेगा, यानी कि उसको सारी जिंदगी अपने साथ रखेगा, यानी सारी जिंदगी वो उसकी बॉडी पे रहेगी। तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो लॉइन ने गुड बॉय को दी थी? यस, अ लॉइन बाइट। सो वी विल राइट द गुड बॉय will sustain a loin bite from or for the rest of his life, यानी अपनी सारी जिंदगी वो जो लॉइन बाइट थी उसकी बॉडी पे, वो क्या है, उसको सस्टेन करेगा, सारी जिंदगी के लिए रखेगा। ओके, नंबर 4, इफ द गुड बॉय सस्टेन दिस वर्स्ट इंजरी, अगर वो गुड बॉय ये जो बुरी सी एक चोट उसको लग गई है सारी जिंदगी के लिए, विल ही बी एनी बेटर ऑफ देन द बैड बॉय? तो आपको लगता है क्या डिफरेंस होगा उसमें और बैड बॉय में? गिव योर रीजंस। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो आप अपनी समझ के मुताबिक देंगे, जिसको जो रीजन लग रहा है आप वो रीजन लिखें। मैं यहाँ पर अपनी थिंकिंग के हिसाब से एक आंसर लिख देती हूँ। अगर आपको मेरा आंसर अच्छा लगता है, अगर आप इससे एग्री करते हैं तो आप सेम आंसर लिख लें, अगर नहीं तो आप आंसर को चेंज भी कर सकते हो, नो इश्यूज। ओके जी, आई थिंक जब रीजंस की बात आती है ना, गिव योर रीजंस, तो आंसर हमेशा यहां से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक, प्रेडिक्शन देनी है ना, आइडिया देना है अपना। आई थिंक दैट द गुड बॉय विल रिमेन गुड बॉय। गुड बॉय क्या रहेगा? गुड बॉय ही रहेगा, बिकॉज दी बाइट, जो उसकी चोट का निशान था, और इसको कहते हैं इंजरी, शोज दैट ही सर्वाइव्ड, यानी उसने क्या किया, उस चोट से वो बच गया, उस लॉयन से बच गया, जस्ट बिकॉज ही वाज अ गुड बॉय। सिर्फ क्योंकि वो एक अच्छा बच्चा था, उसने क्या किया, वो लॉयन की बाइट से बच गया। तो जो वो निशान है, उस निशान ने उसको ये साबित किया कि वो एक सर्वाइवर है, ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, इसलिए वो बुरा लड़का यानी बैड बॉय के साथ उसका कंपैरिजन नहीं है। ऑलराइट, दिस इज माय रीजन। अगर आप कोई भी रीजन लिखना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। नंबर 5, हाउ डू यू थिंक द पोएट वांटेड हिज रीडर टू रिएक्ट टू दिस पोएम? जो पोएट है हमारे, वो क्या चाहते थे कि जो मेरे रीडर्स हैं, पोएट जो इस पोएम को पढ़ने वाले हैं, वो इस पोएम को पढ़ के कैसा रिएक्शन दें, उनको क्या फीलिंग आए। तो इस बारे में भी बच्चों आपने अपनी फीलिंग का इजहार करना है। आपने बताना कि हाउ डू यू फील। मैं यहाँ जो आंसर लिखूंगी आपने इसको एज इट इज कॉपी नहीं करना, आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी फीलिंग है। जो मेरी फीलिंग है मैं वो यहाँ बोर्ड पे लिखूंगी। ओके, आई थिंक that the poet wanted to teach bad boys a lesson by the bite of a loin, or they must be scared। यहां तक आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर होता है फिनिश। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी थिंकिंग है। अगर आप डिफरेंट आंसर लिखना चाहते हैं तो आप डिफरेंट आंसर लिख लें। नंबर 6, which parts of the poem tell you that the poet was not writing a serious poem? अब जब हमने ह्यूमरस पोएम की बात की थी कि पोएम तो बड़ी ह्यूमरस है, तो हमें पहले कुछ स्टैंजाज में, पहली कुछ वर्सेस में ये लगा कि पोएम तो बड़ी सीरियस है, लेकिन पढ़ने के बाद बीच में कहीं समझ आए कि दिस इज एक्चुअली अ वेरी ह्यूमरस पोएम, ये तो बड़ी मजाकिया एक पोएम है। तो इसको हमें
किस पार्ट से पता चला, किस लाइन से पता चला कि ये ह्यूमरस पोएम है? एग्जैक्टली सो हमें पता चला व्हेन द पोएट सेड दैट द लॉइन spit out the good boy's meat। यानी जब उस पोएट ने हमें ये बताया कि लॉयन ने गुड बॉय के मीट को क्या किया है, थूक दिया है, उसने मुंह से निकाल दिया, उसको वो पसंद नहीं आया। हालांकि ऐसा नहीं होता, जो लॉयंस होते हैं दे आर एक्चुअली फ्लैश ईटर्स। वो क्या करते हैं, वो गोश्त खाते हैं। उनको तो नहीं पता होता कि गुड बॉय कौन है, बैड बॉय कौन है, वो तो जब बस पकड़ते हैं और खा लेते हैं। तो इसीलिए आपने यहाँ पे जो हमें पता चल रहा है बच्चों कि ये एक ह्यूमरस पोएम है, फिक्शन बनाया गया है, चीजों को ऐसे दिखाया गया है, अनरियल चीजें हैं, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। तो रियलिटी में जो चीज नहीं होती वो क्या होती है, मजाक होता है, ह्यूमर होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने लिख दिया। चलिए सॉल्व करते हैं बाकी की एक्सरसाइज। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। हाउ डिड यू रिएक्ट टू दिस पोएम? आपने इस पोएम्स के साथ कैसे रिएक्ट किया? अगेन बच्चों ये क्वेश्चन है आपकी थिंकिंग का। आप बताएंगे कि आपको ये पोएम कैसी लगी। डिड यू फाइंड इट अम्यूजिंग और डिड यू फाइंड इट नॉट सो ह्यूमरस, और आपको लगा बड़ी सीरियस पोएम थी? तो मैं अपना आंसर लिखूंगी, आप अपना आंसर लिखेंगे। I found this poem very amusing। मुझे पढ़ के बहुत खुशी हुई इस पोएम को। आप अपनी मर्जी का आंसर लिखेंगे, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बताएंगे। ऑलराइट बच्चों, यहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स जो कॉम्प्रिहेंशन के थे वो हो गए बिल्कुल फिनिश। अब हमने करना है एक छोटी सी एक्सरसाइज जो कि है इसी पोएम से रिलेटेड, और फिर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो जो ये टॉपिक है वो है जी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के दो पार्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, अनईटेबल एंड इनएडिबल। इन वर्ड्स को पहले आप मेरे साथ इस तरह पढ़ ले, अनईटेबल एंड इनएडिबल। ठीक है, अब एक चीज आपको यहाँ याद आ गई होगी, जो ये वाला पार्ट है, एबल एंड एबल, ये क्या थी दोनों? एग्जैक्टली ये थी सफिक्सेस। कौन सी सफिक्सेस थे? जिनको लगा के हमने बता दिया कि एबल और एबल का यूज करके बता दिया कि कौन से वर्ड्स को हम एबल यूज करके या एबल यूज करके मजीद उससे आगे सफिक्सेस के साथ वर्ड्स बना सकते हैं। तो ये वही दो कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखी हैं जो हमारी इस पोएम में यूज हुई हैं। पहली जो है वो है जी अनईटेबल, यानी ऐसी चीज जिसको आप खा नहीं सकते। इनएडिबल का मतलब भी यही है, ऐसी चीज जिसको आप खा नहीं सकते। ये एक छोटी सी रिवीजन का पॉइंट है, उसको पढ़ते हैं ताकि मैं आपको फिर बताऊं कि इसका क्या मतलब है। अनईटेबल, ऐसी चीज जिसको आप नहीं खा सकते। अनईटेबल इज एन एग्जांपल ऑफ द बेस वर्ड ईट। बेस वर्ड क्या है? ईट, विद द एबल सफिक्स। एबल सफिक्स लगा के ईट एबल। हमने कहा था दो तरह के वर्ड्स हम बनाएंगे, एक में हमें रूट वर्ड नजर आएगा, एक में रूट वर्ड नजर नहीं आएगा। तो ये वो वाले वर्ड्स हैं। यहाँ पे हमें रूट वर्ड का पता चल रहा है ईट, तो इसका मतलब है ये हमारा वो वर्ड है जिसके साथ हमें क्या पता चल रहा है, ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके बारे में हमें पता चल रहा है कि रूट वर्ड उसमें क्या है। अब एक एग्जांपल ऐसी थी जहां पर हमें रूट वर्ड का पता नहीं चल रहा था, याद है ना? बिल्कुल ये वही वाली है। इनएडिबल is an example of a word with able suffix and in which you cannot recognize the base word eat। मतलब दोनों का एक है, लेकिन क्या इस वाले वर्ड में आपको eat का वर्ड कहीं नजर आ रहा है? No, it says inedible। तो ये चीज हमें पता चल गई कि दो तरह के एडजेक्टिव्स बना दें, एक में स्टेम वर्ड या रूट वर्ड नजर आ रहा है, एक में रूट वर्ड नजर नहीं आ रहा। तो ये थी एक छोटी सी रिवीजन का पॉइंट। आई होप आपको ये सब याद आ गया होगा, हमने यूनिट नंबर 5 में ये स्टडी किया था। वेल डन। अच्छा बच्चों, लास्ट टॉपिक आज का है होमोफोन्स। आपने होमोफोन्स के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। होमोफोन्स, होमो जो वर्ड का मतलब है HOMO, होमो मीन्स सेम, SAME सेम। होमो का मतलब होता है सेम, फोन्स का मतलब होता है साउंड्स। ऐसे वर्ड्स जिनकी सेम साउंड है वो क्या होते हैं? होमोफोन्स। सेम साउंड वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड होती है, बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली, स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं।
आवाज एक जैसी होगी, बोला एक तरह से जाएगा, लेकिन स्पेलिंग्स डिफरेंट होंगे। एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स, और मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। जब स्पेलिंग डिफरेंट हो गए तो इसका मतलब है वर्ड डिफरेंट है, सिर्फ आवाज एक है, मीनिंग भी डिफरेंट है और लिखे भी डिफरेंट तरीके से जाते हैं। समझ आ गई? अब इनकी एग्जांपल्स देखो। सबसे पहले हेयर, बाल, एंड हेयर। ये वाला हेयर कौन सा है? विरासत। ठीक है, अब इन वर्ड्स के मीनिंग में लिख दूं। और ये हेयर का मतलब होता है बाल। ठीक है, वर्ड्स की आवाज एक जैसी है, मीनिंग डिफरेंट है और लिखे भी डिफरेंट तरीके से जाते हैं, स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है। इसी तरह हमें दिए गए हैं कुछ होमोफोन्स, हमने बनाने हैं उनके सेंटेंसेस। सो आर यू रेडी फॉर दैट? वेल डन, लेट्स डू इट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखे हैं 4 पेयर ऑफ वर्ड्स, यानी 4 होमोफोन्स। ठीक है, आपने क्या करना है, इनके बनाने हैं सेंटेंसेस। मैं यहाँ पे इनके उर्दू मीनिंग्स भी आपको पढ़ के बताती जाऊंगी और साथ साथ सेंटेंसेस भी बनाती जाऊंगी। चलिए इस काम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज वेस्ट। वेस्ट यानी कमर। सो वी विल राइट माय वेस्ट is 28 inches। आप अपनी कमर का बता रहे हैं तो आप अपनी कमर का आइडिया लिख लें। उसके बाद वेस्ट यानी जाया करना। I do not waste any food, that's all। मैं किसी भी खाने को जाया नहीं करती या नहीं करता। ओके, नेक्स्ट पीस, PIECE, पीस मतलब टुकड़ा, a piece of something। The dog took a piece of meat। peace, अमन, सुकून। We are praying for world peace। हम दुनिया में अमन की क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। We are praying for it। ओके जी, अलाउड, सेम वर्ड, अलाउड मतलब ऊंची आवाज। Let's sing our national anthem aloud। ऊंची आवाज में अपना कौमी तराना पढ़ो। ओके जी, अलाउड यानी इजाजत देना। No one is allowed, किसी को इजाजत नहीं है, to come to school without mask। मास्क के बगैर किसी को भी इजाजत नहीं है स्कूल में आने की। ओके, ऑल राइट, लास्ट वन, टाइगर, चीता, एनिमल। I saw a tiger once। एक दफा मैंने एक टाइगर को देखा था। टाइगर जो है बेसिकली दिस इज अ प्लेस इन नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, ये एक जगह का नाम है। तो हम क्या लिख देते हैं, इसको इसी तरह सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। I went to Taiga once in my life। चलो जी, यहां तक सेंटेंसेस मैंने तो बना लिए। अब मेरे बच्चों का काम यह है कि आपने इन सेंटेंसेस की सेंस लेनी है, देखना है कि कैसे सेंटेंस बनाने हैं, और फिर इसके बाद आपने बनाने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर ये सारे सेंटेंसेस। बच्चों, यहाँ तक होता है आज का लेसन नंबर 10 भी बिल्कुल खत्म। हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेसन में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आज का लेसन आई होप आपको समझ आया होगा और आपने मेरे साथ सारी की सारी एक्टिविटीज और टास्क्स को कंप्लीट किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज।